गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। मैं हूं नंदिनी सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे 11th मई के करंट अफेयर। और सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हैं, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं और उनका एक कथन था, सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप कई बार असफल भी होंगे। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, उसके लिए तैयार रहिए। और जब आप अपनी तैयारी में रहेंगे, असफल बार बार होते रहेंगे, तो एक दिन उसी स्तंभ पर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हम जब असफल होते हैं, सीखते हैं, और हम में अगर लड़ने का हौसला होता है, जज्बा होता है, तो हम धीरे धीरे अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते हुए एक दिन सफल हो जाते हैं। इसलिए किसी को असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यानी असफलता से आपको नहीं घबराना है। आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और उस पर आगे बढ़ते रहना है। असफल होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उससे सीखने की जरूरत है, मंजिल की तरफ देखने की जरूरत है, फोकस्ड रहने की जरूरत है। तो चलिए, इसी विचारधारा के साथ में, इसी पॉजिटिविटी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। देखिए, हम जो फर्स्ट बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में, जो हर साल 11 मई को मनाया जाता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने ये नामकरण किया था और उन्होंने ही बोला था कि हम लोग 11 मई का जो दिन है उसको सेलिब्रेट करेंगे, अपने देश के, अपने भारतीय वैज्ञानिकों को, इंजीनियर्स को, और जो टेक्निक फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको याद करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, और उनके योगदान को महत्व प्रदान करने के लिए अपने भारत के विकास की यात्रा में। ठीक है, तो इस तरीके से और इस दृष्टिकोण के साथ में ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो इस बार की जो थीम दी गई है इस साल के लिए वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इस थीम के साथ में, इस विषय के साथ में मनाया जाएगा, पहली बात। अच्छा, कौन सी संस्था मनाती है? तो देखो, इसके लिए इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है जो इस दिन को सेलिब्रेट करता है, जो स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है। अब थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले, हम सब ने पोखरण का नाम सुना है, ठीक है? तो सबसे पहले भारत में पोखरण फर्स्ट नाम का एक ऑपरेशन चला था, जो एक परियोजना चलाई गई थी। और साथ में ही इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। कौन सी क्या नाम रखा गया था इस ऑपरेशन का? स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था, जो 1974 में हमारे देश की प्रधानमंत्री थी उस समय, इंदिरा गांधी जी, उसके टाइम पर परमाणु परीक्षण कराने की कोशिश की गई थी पोखरण फर्स्ट के नाम से, है ना? लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बाद में 1998 में 11 मई का दिन था, 1998 का दिन था। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे और एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे क्या थे? हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने पोखरण टू, क्या, पोखरण टू नाम से एक ऑपरेशन चलाया और उसका नाम रखा शक्ति फर्स्ट। क्या नाम रखा? शक्ति फर्स्ट। ये पूरी एक श्रृंखला थी परमाणु बम के परीक्षणों की, जिसके हेड के रूप में, जिसके अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ना? तो इसी समय में परमाणु परीक्षण किए गए और ये सफलतापूर्वक किए गए। और इससे क्या हुआ? भारत परमाणु परीक्षण करने वाले दुनिया के देशों में शामिल हो गया और दुनिया का 6 नंबर का देश बनकर उभर कर सामने आया। ठीक है। देखो, ऑन द सेम डे, यानी जो वो दिन था 11 मई का दिन, जिस दिन हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में, ऑन द सेम डे इंडिया कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ त्रिशूल मिसाइल, जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी, उसका भी सक्सेसफुल परीक्षण किया गया। एंड टेस्टेड द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट हंसा थर्ड, और भारत में स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट था हंसा थर्ड, उसका भी परीक्षण किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा काम किया गया है 11th मई को। तो इस दिन की इम्पोर्टेंस जो है हमारे देश के जो साइंटिफिक क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में। ओके, आई होप कि आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गैलेंट्री अवार्ड्स की। हम सबको पता है कि हर साल गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस बार भी हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा 37
यानी 37 वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसमें 8 कीर्ति चक्र हैं और 29 जो है शौर्य चक्र हैं। कीर्ति चक्र में बात करें तो इसमें से 8 कीर्ति चक्र में से पांच जो है मरणोपरांत है, यानी 5 ऐसे व्यक्तियों को दिया गया है जो अभी इस समय प्रेजेंट में जीवित नहीं है। और 29 शौर्य चक्र में से भी 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी जीवित नहीं है। तो ये गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आपको इसकी संख्या याद रखनी है कि कितने दिए गए हैं, एग्जाम में वही पूछा जाता है। तो 37 दिए गए हैं। कीर्ति चक्र कितने दिए गए हैं? 8 दिए गए हैं, जिसमें मरणोपरांत 5 है। और शौर्य चक्र कितने दिए गए हैं? 29 है और उसमें मरणोपरांत 5 है। जैसा कि आप सबके सामने एक लिस्ट दिख रही है, उस लिस्ट को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेलिंग में तैयारी करनी है तो। साथ में ही जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे टेलीग्राम के लिंक पर हम सब कुछ शेयर कर देते हैं, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। तो वहां पर भी जाकर आप पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो पॉज करके डिटेलिंग में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट है, देखिए नंबर 2 पे आप देख सकते हैं कि जो नंबर 2 स्लाइड है इस पर्टिकुलर इस टॉपिक का, तो उस पे ये सारी लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है। देखिए अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत पे के द्वारा पे बैक इंडिया की जिलियन के रूप में नई ब्रांडिंग की गई है। यानी जो भारत पे था अब वो नई ब्रांडिंग के साथ आएगा जिलियन के फॉर्म में या जिलियन के रूप में। ओके, अच्छा, भारत पे क्या है? तो एक फिनटेक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? फिनटेक कंपनी है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये क्या काम करती है, तो जैसा हम सबको पता ही है कि भारत पे है, पे से रिलेटेड यानी भुगतान से रिलेटेड जो ऑनलाइन हम ट्रांसफर करते हैं पैसे का एक जगह से दूसरी जगह पर या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर, तो इसके लिए काम करती है ये। तो अब ये इसकी रीब्रांडिंग करी गई है, किस नाम से? जिलियन के नाम से। ठीक है, देखिए जिलियन का टारगेट क्या है? जिलियन का टारगेट ये है कि वो अपने कस्टमर को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, अगर वो शॉपिंग एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो उसके लिए नए नए डायमेंशन प्रोवाइड कराएगी वेरियस कैटेगरी और ब्रांड के ऊपर। ठीक है, और वो ग्रोसरी से रिलेटेड हो सकता है, फ्यूल से रिलेटेड हो सकता है, इंटरटेनमेंट हो सकता है, मतलब कहीं पर भी अगर कस्टमर किसी भी तरीके की जानकारी लेना चाहता है, शॉपिंग करना चाहता है, तो उसके लिए न्यू डायमेंशन क्रिएट करा जा रहा है जिलियन के द्वारा, ये उसका एम है। देखो हम जो बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सचिव हैं जिनका नाम है राजेश भूषण। उनके द्वारा शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम रखा गया है सक्षम। सक्षम का अर्थ है सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देना। सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देना, यानी मोटिव हमें समझ में आ रहा है। मोटिव ये है कि किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सके, उसके लिए क्या क्या काम किया जा सके। तो इसके लिए एजुकेट किया जाएगा, लोगों को शिक्षा दी जाएगी। किन लोगों को? जो लोग स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यानी जो हेल्थ केयर जो सेक्टर है उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके बाद जो है उनका एक टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के बाद में उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसके लिए जो कर्मचारी हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट की यहाँ पर साइट भी दी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके तहत 200 पब्लिक हेल्थ और 10th क्लिनिक कोर्सेज उपलब्ध होंगे ऑनलाइन फॉर्मेट में। क्लियर हो गया? देखिए 9 मई को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन सब के 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो 9 मई को ही 2015 में करी गई थी, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अच्छा, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये स्पेशली असंगठित क्षेत्र में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए बनाई गई एक बीमा योजना है। अटल पेंशन योजना स्पेशली जो वृद्धावस्था में है, जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, उनके लिए इस तरीके की एक तरीके से पेंशन योजना चलाई गई थी भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर हो गया है? तो इसके 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, अब हम इन योजनाओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। हम देखते हैं क्या है ये योजना। देखो, सबसे पहली बात कि हमने बात करा था कि असंगठित क्षेत्र में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए है ये।
ये हर साल इसमें बीमा कराया जाएगा, और हर साल जो है इसके लिए आपको ये हर साल रिन्यू कराया जाएगा इसे, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार करा दिया तो वो फिर जिंदगी भर चलेगा, ऐसा नहीं है, हर साल इसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। और एक साल में अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए ये बीमा योजना है। और दुर्घटना में अगर कोई मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, या फिर उसको विकलांग हो जाता है किसी तरीके से, उसको कोई शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया गया था। इस योजना में प्रतिवर्ष 20 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियर लिया जाएगा, और उसके बदले अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपए तक की हेल्प प्रदान की जाएगी, या 2 लाख रुपए उसको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। ये भी हर साल इसको रिन्यू कराया जाएगा, और इसके लिए प्रतिवर्ष 436 रुपए का प्रीमियर लिया जाएगा। ठीक है ना। और इस प्रीमियर के बदले अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी भी तरीके की दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसी भी तरीके से, तो उसको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत, है ना। अब देखो, मृत्यु एक्सीडेंटल भी हो सकती है, बीमारी की वजह से भी हो सकती है, प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है। तो किसी भी तरीके की मृत्यु होती है तो उसको 2 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा, और हर साल 436 रुपए यानी प्रीमियर के रूप में प्रतिवर्ष 436 रुपए लिए जाएंगे। क्लियर हो गया। देखिए, अटल पेंशन योजना भी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये पेंशन योजना है यानी उन व्यक्तियों को मिलेगी जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं। अगर इन्होंने इस योजना में सब्सक्राइब कर लिया है, सब्सक्राइबर हो गए हैं इस योजना के तहत, तो इनका जिस जैसा भी योगदान है, ठीक है ना, योगदान का मतलब इन्होंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इस योजना के तहत, उसके आधार पर इनको हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक का पेंशन दिया जाएगा, उसकी गारंटी दी जाती है इस योजना के तहत। इस योजना में भारत का कोई भी नागरिक, किसी भी उम्र का नागरिक शामिल हो सकता है अटल पेंशन योजना के तहत। ओके, देखिए, जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं भारतीय बैडमिंटन संघ के बारे में, जिसके संयुक्त सचिव हैं उमर रशीद। इनको बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया है। इनका जो काम क्या होगा, इनका काम होगा कि जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, और साथ में ही भारत में बैडमिंटन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। और इसके अलावा जो उमर रशीद जी हैं वो असम बैडमिंटन एसोसिएशन के भी महासचिव हैं, और असम और भारत का जो पूर्वोत्तर वाला एरिया है वहां पर बैडमिंटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। ओके, भारतीय बैडमिंटन संघ के बारे में बात करेंगे तो भारतीय बैडमिंटन संघ एक तरीके से बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए एक इकाई के रूप में काम करता है, जिसकी स्थापना 1934 में करी गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा वो हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो हर साल होता है, और 1991 से ये लगातार हो रहा है। ठीक है, देखिए, जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है वो भारत के एयरबस के बारे में है। ठीक है, तो 8 मई को क्या हुआ, भारत का पहला एयरबस जिसका नाम है C295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन के रूप में काम करेगा, और इसने पहली उड़ान भर ली है, जो भारत का मेक इन इंडिया एरोस्पेस कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और साथ में ही भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है ना, जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को भी दिखा रहा है, उसको भी उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट को शो कर रहा है। ओके, देखिए, जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो C295 के पृष्ठभूमि को समझने की बात करेंगे, और C295 क्या है, टाई अप कैसे हुआ है, टाटा के साथ कैसे काम करेगी, ये सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो ये एयरबस है जिसने ये अभी उड़ान भरी है, 3 घंटे तक उड़ान भरी, और साथ में ही उड़ान भरने से क्या हुआ कि इसके जो जांच सिस्टम है, इसके अंदर जो भी सिस्टम लगा हुआ है उसकी पूरी तरीके से जांच हो गई है। और साथ में ही ये उड़ान भरी गई है स्पेन के सेविले में। कहाँ पर? स्पेन के सेविले में। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्पेन है उसमें 16 विमान बनकर तैयार होगा, और साथ में ही एयरबस की सहायता से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा 40 एयरबस बनकर तैयार होगा।
और ये कहा जा रहा है कि सितंबर 2023 तक ये जो पहला विमान भारत को मिल जाएगा भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों के लिए। इसके लिए भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है स्पेन में। ओके। अच्छा, इसके अलावा धोलेरा में एक एयरोस्पेस और रक्षा परिसर की भी स्थापना की जाएगी टाटा के द्वारा। और बड़ोदरा में, गुजरात के बड़ोदरा में टाटा के द्वारा मुख्य विनिर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी। यानी एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जाएगा जहां पर इस विमान को बनाने की पूरी तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी है उसको इनबिल्ट किया जाएगा। यानी जो पूरी तरीके से टेक्निकल एक तरीके से सेंटर के रूप में बनाया जाएगा बड़ोदरा में, जो विमान को बनाने का काम करेगा। अच्छा, टाटा ने एक टाई अप करा था 2021 में एयरबस के साथ में। टाई अप कितने का था? टाई अप था 21,935 करोड़ रुपए का, जिसमें 56 परिवहन विमान बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, अभी तक भारत छोटे विमान बनाता है, लेकिन अब गुजरात में जो ये सेंटर स्थापित किया गया है टाटा के द्वारा, उसके माध्यम से बड़े पैमाने के बड़े बड़े विमान भी बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो भारत के अंदर आ जाएगी। तो एक तरीके से भारत का पहला प्राइवेट निर्माण का पहला विमान केंद्र बन जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या है? तो विशेषताओं की सबसे पहली बात तो यह है कि ये सैन्य परिवहन के रूप में काम करेगा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, किस कंपनी के तहत इसको बनाया जा रहा है। तो स्पेन की कंपनी है, एक एरोस्पेस कंपनी है जिसको कासा बोलते हैं, यानी CASA, कासा के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। और स्पेन का ही सेविलो में स्थित जो सैन्य पॉब्लो हवाई अड्डा है वहां पर इसको असेंबल करने का काम किया जा रहा है। ओके, देखो जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो आत्मनिर्भर रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आत्मनिर्भर रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो हमारे देश की तेलंगाना सरकार है, तेलंगाना राज्य है, वहां की जो सरकार है उसके द्वारा एक राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में बात की गई और ये बोला जा रहा है कि एक तरीके से रोबो पार्क की स्थापना करी जाएगी जो विश्व स्तरीय रोबोटिक्स के लिए काम करेगा, है ना। और इसके तहत एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, उपभोक्ताओं से रिलेटेड जो काम है वो रोबोटिक्स का जो है लाभ उठा सकते हैं ये, और उससे रिलेटेड काम किया जा सकता है रोबोटिक्स के माध्यम से। ऐसी बात कही गई तेलंगाना सरकार के द्वारा। ओके, तेलंगाना के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, भारत के मैप में आप दक्षिणी हिस्से में आओ और दक्षिण भारत का जो मध्य वाला एरिया है वहां पर आप आओ तो आपको तेलंगाना देखने को मिल जाएगा। हम सबको अच्छे से पता है कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 2014 को। कब बना था? 2 जून 2014 को। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है। और इसके साथ साथ में 2019 में इस तेलंगाना राज्य में 33 जिले थे। कितने जिले थे? 33 जिले हैं, जो आज भी तेलंगाना राज्य में 33 जिले ही हैं। इसके अलावा राजधानी इसकी हैदराबाद है। राज्यपाल इसके तिमिली साई सुंदरराजन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। राज्य विधानमंडल द्विसदनीय है यहाँ, यानी कि यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों देखने को मिलेगी आपको। विधान परिषद में 40 सीटें हैं, विधानसभा में 119 सीटें हैं। राज्यसभा से 7 सीटें यहाँ से सेलेक्ट होकर जाती हैं और लोकसभा से 17 सीटें यहाँ से सेलेक्ट होकर जाती हैं। उच्च न्यायालय कौन सा है? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय है, जहाँ पर न्याय से संबंधित काम किया जाता है। ओके, ये सारी ब्रीफ हो गई तेलंगाना स्टेट के बारे में। आरबीआई के बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई ने HSBC बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कारण ये बताया है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी नियम 2006 यानी CIC का जो रूल है उसको इन्होंने फॉलो नहीं करा, उसका उल्लंघन करा है। और जब आरबीआई के द्वारा जांच करी गई इनके क्रेडिट कार्ड्स के लिए, तो 31 मार्च 2021 तक की जो जांच करी गई, रिकॉर्ड चेक किए गए, तो उसमें देखा गया कि इन्होंने एक्सपायर हो चुके क्रेडिट कार्ड के बारे में सही जानकारी नहीं दी है, जिसकी वजह से ये जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा आरबीआई ने त्रिचूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और बोला है कि गोल्ड लोन है उससे रिलेटेड जो नियम है उनकी अनदेखी करी गई है। इसके अलावा इन्होंने जो है पर भी लाई नागरिक सहकारी बैंक पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने, और ये बोला है कि इन्होंने लावारिस जमा राशि को समय पर जमा नहीं कराया है। ओके,
HSBC Bank has been fined rupees 1.73 crore by the Reserve Bank of India for violating the Credit Information Companies Rule 2006 यानी CIC rules. ओके, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करते हैं। तो हम सबको अच्छे से पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को करी गई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था, फिर 1937 में कहाँ पर आ गया, मुंबई में, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और भारत सरकार RBI की मालिक हो गई। ठीक है ना, ये भी बात हमें पता है। इसके बाद 1949 में ही जो बैंक विनियमन अधिनियम था उसके तहत बैंकों को विनियमित करने की शक्ति यानी बैंकों पर कंट्रोल करने की जो शक्ति थी, पावर थी, वो RBI को दे दी गई थी। RBI का मुख्यालय हमें मुंबई में देखने को मिलेगा और RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। ओके, देखिए जो हमारे देश के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं और साथ में आयुष मंत्री हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। देखिए किसी भी मिनिस्ट्री से न्यूज होती है तो मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा मैं उस मिनिस्टर का नाम आपको बताऊं जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो मंत्री का नाम क्या है, हमारे सर्बानंद सोनोवाल। उनके द्वारा और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है एडमिरल टेन आंग सान। इन दोनों ने संयुक्त रूप से म्यांमार में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन करा है। सीतवे बंदरगाह के बारे में मैंने कल या परसों की क्लास में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बात करी थी कि भारत और म्यांमार के बीच में जो व्यापारिक संपर्क है, जो आर्थिक विकास है, उसको बढ़ाने के लिए सीतवे बंदरगाह का निर्माण किया गया है, जिससे दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण जो संबंध है वो तो अच्छे से आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन इनका आर्थिक विकास भी होगा, है ना। तो इस बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है दोनों के द्वारा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस अवसर पर जो कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है वहां से भारतीय मालवाहक जहाज भेजा गया है, किसके लिए, म्यांमार के लिए, जिसको रिसीव कर लिया है एडमिरल टेन आंग सान ने। अच्छा, इसके साथ साथ जो सितवे बंदरगाह है ये पूरी तरीके से इंडिया के द्वारा फाइनेंस किया हुआ बंदरगाह है, यानी पूरी तरीके से फाइनेंस करने का काम इंडिया ने किया था इस बंदरगाह को बनाने के लिए। अब इस बंदरगाह के बन जाने से भारत में फायदा क्या होगा, भारत में स्पेशली जो एरिया है, जो तटवर्ती एरिया है, आइजोल का है, अगरतला का है और कलकत्ता का है, इन तीनों को जोड़ने का काम करेगा। और साथ में ही जो माल की ढुलाई होती थी यानी पूर्वोत्तर हिस्से में सामान को ले जाने का जो रूट है वो बहुत, अगर स्थलीय मार्ग के बारे में बात करूं तो वो बहुत टफ है। तो जो सामान है वो जल मार्ग के माध्यम से ही जा सकता है, वाटरवेज के माध्यम से ही जा सकता है। तो अब सितवे बंदरगाह के माध्यम से क्या होगा कि वाटरवेज के माध्यम से आराम से सामान चला जाएगा। तो जो इससे क्या होगा, भारत में माल ढुलाई में 50% की बचत हो जाएगी जो इन एरिया में सामान को ले जाने के लिए होता है। ओके, देखो जो सितवे बंदरगाह है वो म्यांमार, भारत का पूर्वोत्तर राज्य और कलकत्ता, इन तीनों को जोड़ेगा। ठीक है ना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा, भारत का भी डेवलपमेंट होगा और जो म्यांमार है, म्यांमार का जो रखाइन क्षेत्र है उसका भी डेवलपमेंट होगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, और मैंने बात भी करी थी पहले 2 दिन या 3 दिन पहले की अपनी क्लास में, कि भारत और म्यांमार के बीच में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है। भारत और म्यांमार के बीच में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत, जिसका एक भाग है सितवे बंदरगाह। ठीक है ना, जिसको जो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा दोनों देशों का, और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी कनेक्टिविटी भारत के दूसरे हिस्सों से बढ़ जाएगी। ओके, स्क्रीन पर आपको म्यांमार का मैप दिख रहा है। तो जब आप एशिया का मैप देखोगे, एशिया के मैप में आप दक्षिण पूर्व एशिया को देखोगे तो वहां पर म्यांमार आपको दिख जाएगा। इसकी सीमाएं भारत, बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड से लगती हैं। इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तो नायपीयडा है। और राष्ट्रपति कौन है, तो मियंट स्वे है। प्रधानमंत्री वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग है और मुद्रा यहाँ पर म्यांमार क्याद चलती है। ओके,
देखो, जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो फखर जमान के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। और थाईलैंड की महिला क्रिकेट की कप्तान है जिनका नाम है नारुमोल चायवई। उनको अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, और थाईलैंड की ये पहली महिला क्रिकेटर है जिनको आईसीसी ने चुना है इस तरीके के खिताब के लिए। अच्छा, थाई वही के बारे में बात करें तो इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, और साथ में फखर जमान ने ओडीआई में यानी एक दिवसीय जो मैच खेले गए थे उसमें 114 गेंदों में 117 रन बनाए थे, जिसकी वजह से आईसीसी ने इन्हें चुना है। ओके, फखर जमान एंड नारूमोल चायवई नेम्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल। ठीक है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को करी गई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई में मिलेगा। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, सीईओ जोफ एलार्डिस है, महाप्रबंधक वसीम खान है, और सहायक एशियाई क्रिकेट परिषद है। ओके, भारत और श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है ना। जैसा कि हम सबको पता है कि श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो इसको फाइनेंशियली मदद कर रहा है भारत। तो भारत क्या कर रहा है, भारत ने अभी जो क्रेडिट लाइन थी उसको $1 बिलियन के लिए एक साल के लिए बढ़ा दिया है। जो $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन थी उसको एक साल के लिए और बढ़ा दिया है, जिससे कि जो श्रीलंका को जो आयात करने के लिए जो भुगतान चाहिए, जो आवश्यक धन चाहिए, वो उपलब्ध कराया जा सके। अच्छा, ये जो क्रेडिट लाइन है, ये कैसी क्रेडिट लाइन है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में, या भारत ने श्रीलंका को सहायता दी थी $4 बिलियन का, ठीक है ना, और वो सहायता राशि दी गई थी और जिसके लिए एक समय सीमा निर्धारित किया गया था। तो इस समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये वाली बात कही जा रही है यहाँ पर। श्रीलंका के बारे में बात करें तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं श्रीलंका को, और हम हमेशा भारत से नीचे देखते हैं, एक द्वीपीय देश के रूप में श्रीलंका को भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगा, हिंद महासागर में। ठीक है ना। श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर क्या है, कोलंबो है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री गुणवर्धने हैं, दिनेश गुणवर्धने हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो बोली जाती है वो कौन सी है, सिंघल बोली जाती है, और उसके बाद तमिल बोली जाती है, फिर अंग्रेजी बोली जाती है। यहाँ पर आपको सिंघली लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद तमिल, और फिर मुस्लिम लोग यहाँ पर मिलते हैं ज्यादातर। ओके, क्लियर हो गया श्रीलंका के बारे में। इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा जो भी कंटेंट है उसको टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है, तो वो टेलीग्राम का लिंक आप विजिट करके पीडीएफ के फॉर्म में कंटेंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर आप नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। आपने बहुत सारा साथ दिया है, प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ बने रहते हैं, लाइक करते हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर लाइक करें। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपके लाइक करने से मुझे हिम्मत आती है, काम करने का मन करता है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर से कल मिलूंगी इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और खूब मेहनत करिए। बाय बाय।